प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस महामारी के काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आपकी शिक्षा को जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था निरंतर की जा रही है और उनमें आप उपस्थित भी हो रहे हैं। तो उसी क्रम में आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 11वीं की, विषय हिंदी की, और पाठ्य पुस्तक है हमारी अंतराल भाग 1, जिसके खंड ग जो है अभिव्यक्ति एवं माध्यम से हमारे कक्षा का शीर्षक रहेगा जनसंचार। और जनसंचार की विशेषताएं, कार्य एवं प्रभाव आज की कक्षा में हम इन पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, संचार के प्रकार, संचार के तत्व, ये सब हमने समझा और जनसंचार क्या होता है ये हमने समझा। तो उसी को आज हम अब आगे पूरा करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं सबसे पहले जनसंचार की विशेषताएं। बच्चों, जैसा आप जानते हो, जनसंचार यानी कि संचार वह संचार जो बहुत बड़े जन समूह तक पहुंचाया जाता है, जिसमें संदेश बहुत बड़े जन समूह तक, जैसे किसी देश के नागरिकों तक या पूरे विश्व तक, या बहुत बड़े समूह तक। आप इसमें यही समझिए कि जो संदेश बहुत बड़े समूह तक पहुंचाया जाता है उसे जनसंचार कहते हैं। इसमें अमीर, गरीब, ग्रामीण, शहरी, शिक्षित, अशिक्षित, पुरुष, स्त्री, युवा, बच्चे, सभी प्रकार के लोग हो सकते हैं और सभी के लिए संदेश ये पहुंचाया जाता है। ये किसी भी गांव या शहर के भी हो सकते हैं, या राज्य के हो सकते हैं, या देश के हो सकते हैं, या पूरे विश्व के भी हो सकते हैं। तो जनसंचार की प्रमुख विशेषता यह होती है बच्चों कि जो भी सूचना, जो भी संदेश इसमें भेजा जाता है उसकी प्रकृति सार्वजनिक होती है, अर्थात वह सबके लिए समान होती है। एक तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि संदेश जब जन समूह के लिए भेजा जाता है तो उसके लिए किसी औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई संगठन है या सरकार से अनुमति जब प्राप्त हो जाती है किसी संगठन या संस्था को, तो वह संदेश दूसरे लोगों तक या जन समूह तक पहुंचा सकती है। यह इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी झूठी सूचना या झूठा संदेश, या जिसका प्रभाव जनता पर उचित नहीं रहेगा, ऐसा कोई संदेश भेज सकता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए एक औपचारिक संगठन या संस्था बनाई जाती है जो अपनी प्रक्रिया के अनुसार अनुमति लेती है और उस संदेश या सूचना को जन समूह तक पहुंचाती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है यह है कि इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल बच्चों जैसे जानते हैं, द्वारपाल शब्द से ही आप समझो, द्वारपाल यानी जो द्वार पर रहता है, द्वार पर रक्षा करता है, द्वार पर चौकीदारी करता है, वह द्वारपाल कहलाता है कि अंदर कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। ऐसे ही इन संगठनों, संस्थाओं में ढेर सारे द्वारपाल होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी सूचना भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी है, और अगर भेजनी है तो कैसे भेजनी है। इन सब चीज़ों का निर्धारण करने के पश्चात ही कोई संदेश या सूचना, संचार जन समूह तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, ये जनसंचार की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहली मैंने अभी बताया, इसकी प्रकृति सार्वजनिक होती है, यानी यह संदेश सबके लिए समान होता है और इसको भेजने के लिए औपचारिक संगठन की ज़रूरत होती है। और इन औपचारिक संगठनों में ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं जो यह तय करते हैं कि समाचार पत्र या पत्रिका या न्यूज़ में क्या दिखाया जाएगा, क्या छपेगा और किस तरह छपेगा। टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं।
इसके द्वारपाल ही प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण करते हैं। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जनसंचार की। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनसंचार के कार्य। जनसंचार किया जाता है, आप लोग देख भी रहे हैं टीवी पे, अखबार में बहुत सारे समाचार आते हैं, सूचनाएं आती हैं। तो जनसंचार के कार्य क्या हैं बच्चों? सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है सूचना देना। कोई घटना कहाँ पे घटती है और उसकी सूचना दूसरे कोने तक, विश्व के दूसरे कोने तक, एक देश के दूसरे कोने तक पहुँच जाती है। ये या सरकार कोई निर्णय लेती है, उसकी सूचना देश के नागरिकों तक पहुंच जाती है। ये सब कार्य जनसंचार का है। शिक्षित करना। शिक्षा में भी जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनता को शिक्षित करने से आशय यह है कि दुनिया के हाल से परिचित कराना तथा उनको कर्तव्य का बोध कराना। सरकार इसके माध्यम से जनता को शिक्षित भी करती है। मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। सिनेमा है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, वीडियो, पुस्तकें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। इनसे लोग मनोरंजन भी करते हैं। और चौथा काम है एजेंडा तय करना। जैसे सरकार किसी विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है या देश के लिए योजना बनाती है, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही हमें जानकारी मिलती है। पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है निगरानी करना। अब सरकार देश के लिए क्या कर रही है या कोई महत्वपूर्ण संगठन देश के लिए क्या कर रहा है, इनके ऊपर निगरानी का भी कार्य जनसंचार माध्यम करते हैं। यदि उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो स्टिंग ऑपरेशन भी करते हैं, जिससे जो गलत एक्टिविटी या गलत क्रियाकलाप समाज में हो रहा है उसका पर्दाफाश भी किया जाता है। सरकार के गलत कदमों या किसी संस्था संगठन की अनियमितता को भी उजागर करते हैं ये। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य ये भी है बच्चों कि यह निगरानी भी करते हैं। अगला महत्वपूर्ण कार्य है विचार विमर्श के मंच। देश के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको कभी कभी, जैसा कि आप लोग देखते हो, टीवी पर बुलाया भी जाता है। किसी विषय पर उनके राय विचार जाने जाते हैं, जिनसे लोग अवगत होते हैं। संसद है, वहाँ पर सांसद बैठते हैं, वहाँ भी विचार विमर्श किया जाता है। ये सब सूचनाएं लोगों तक कैसे पहुँचती हैं? ये सब जनसंचार के द्वारा ही पहुँचती हैं। और ये जनसंचार के महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे अभी मैंने बता दिया आपको, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श के मंच के रूप में भी ये कार्य करते हैं। तो बच्चों हमने जनसंचार के कार्य को अभी समझा। अब आगे बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। अब जनसंचार माध्यम हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इनका प्रभाव भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हम अखबार भी पढ़ते हैं या टीवी में न्यूज़ सुनते हैं या पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं या हम जैसे मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं। इंटरनेट के ज़रिए भी हमें सूचनाएं, खबरें प्राप्त होती रहती हैं। तो ये सब जनसंचार के माध्यम हैं। हमें हमारे विचारों को ये दिशा प्रदान करते हैं। हमें इनसे यह पता लगता रहता है कि देश में, समाज में क्या चल रहा है। आजकल तो बहुत सारे काम, जैसे हम दोस्तों से संदेश भेज देते हैं, इंटरनेट के ज़रिए भी कोई भी सूचना भेज देते हैं। आजकल तो शादी ब्याह के जो निमंत्रण हैं वो भी इंटरनेट के ज़रिए ही भेज देते हैं। टिकट बुक करवाते हैं, टेलीविज़न या बिजली का बिल भी जमा करवा देते हैं। इस प्रकार सूचनाओं का भी आदान प्रदान किया जाता है और रोज़मर्रा की खबरें हमें टीवी रेडियो के माध्यम से भी मिलती रहती हैं। तो ये जनसंचार माध्यम हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं ये। सरकार ने कौन सा फैसला लिया इसकी हमें जानकारी मिलती है। सरकार का कोई फैसला विरुद्ध है तो जनता को पता लगता है, तो वह इसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाती है। भ्रष्टाचार को भी बेनकाब करने का प्रयास किया जाता है। मानवाधिकार हनन, जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं तो उनके ऊपर भी कार्यवाही की जाती है। सांप्रदायिकता को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है।
ठीक है। तो ये जनसंचार माध्यम हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अब जनसंचार माध्यम इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं समाज में, तो बच्चों इसका कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। जैसा आप देखते हैं किसी किसी फिल्मों में या सीरियलों में कहीं कहीं पर हिंसा या अश्लीलता या असामाजिक गतिविधियां दिखाई जाती हैं, जिनसे बच्चों पर या समाज के लोगों पर, उनकी मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ता है। वे भी उससे प्रभावित होते हैं और इससे समाज में हिंसा बढ़ने का या अनैतिकता बढ़ने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। कभी कभी अखबार में या टीवी चैनलों पर या समाचारों में छोटे से मुद्दे को ही इतना बड़ा बना दिया जाता है कि जो महत्वपूर्ण सूचना है देश के लिए या महत्वपूर्ण निर्णय है वो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो बच्चों, जनसंचार माध्यम के सकारात्मक प्रभाव भी हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, और इन पर नियंत्रण आवश्यक है ताकि संतुलन बना रहे, समाज में हिंसा न फैले, अनैतिकता का प्रसार न हो। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने समझा जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव और जनसंचार के कार्य और जनसंचार की विशेषताएं। और आज की कक्षा का हमारा गृह कार्य रहेगा कि आप जनसंचार के विशेषताएं, कार्य एवं प्रभाव इनको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।